एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि एक्सप्रेस में। कृषि एक्सप्रेस एक ऐसा प्रयास है जहां पर खेती किसानी से जुड़ी सिर्फ खबरें नहीं होती हैं, बल्कि आप जान पाते हैं कि खेती किसानी कैसे ये हमारे समाज के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, आपकी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। हाँ, ज़रूरत है थोड़ी समझ की, ज़रूरत है एक्सपर्ट को सुनने की, ज़रूरत है उन लोगों को जानने की जिन्होंने खेती किसानी में वो मकाम हासिल किए हैं जिनकी वजह से आप भी एक सफल कृषक बन सकते हैं। खेती किसानी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? मिट्टी। वो मिट्टी जिसमें जीवन होता है, लेकिन मिट्टी का ये जीवन धीरे धीरे रासायनिक खादों ने खत्म कर दिया है। आज जानने की कोशिश करेंगे कैसे मिट्टी का ये जीवन वापस आता है और कैसे मिट्टी के जीवन को बचाया जा सकता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद का उपयोग सबसे असरदार तरीका है। गोबर की खाद, केचुआ खाद और हरे कचरे से बनी हुई खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। खेत की जुताई कम और पानी का सही प्रबंधन का ध्यान आखिर कितना ज़रूरी है, जैसे कुछ सवाल भी आपके जहन में होंगे। फसल के आसपास पुआल और पत्तियां बिछाने से आखिर क्या होता है? कृषि वैज्ञानिक विनोद कुमार सचान का अनोखा मॉडल किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नौकरी छोड़कर दूर दराज गांव में प्राकृतिक खेती की तरफ इनके कदम बढ़ रहे हैं। इनके मॉडल को अपनाकर किसान न सिर्फ कर्ज मुक्त हो रहे हैं, बल्कि इनकी धरती भी केमिकल फ्री हो रही है। सिर्फ एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी पहल ने देश के हजारों किसानों को खुशहाल बना दिया है। वो न सिर्फ किसानों को ये बताने में जुटे हैं कि कैसे प्राकृतिक खेती निरोगी जीवन का आधार है, बल्कि उन्हें जीवामृत खाद बनाने, उसका प्रयोग करने के टिप्स भी दे रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक विनोद कुमार सचान हमारे साथ आधे घंटे तक बातचीत के लिए रहेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मिट्टी बंजर क्यों हो जाती है? मिट्टी की आत्मा को कौन कर रहा खत्म? क्या खेती में ऑर्गेनिक कार्बन की हो रही कमी? बंजर भूमि की विकराल होती चुनौती। जुताई की पद्धतियों में लाना होगा बदलाव। किसानों से रूठकर क्यों चले गए उनके दोस्त केचुए? गोबर की खाद केचुआ का करना होगा इस्तेमाल। देश में कृषि को बढ़ावा देने के नाम पर काफी समय से इस्तेमाल हो रहे केमिकल से धरती अब अपनी उर्वरा शक्ति खोने लगी है। अब प्राकृतिक खेती एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है। किसानों को कर्ज से मुक्ति मिले, किसानों का सिर्फ मुनाफा हो और धरती केमिकल फ्री हो, इसका बीड़ा उठाया है विनोद कुमार सचान ने। धरती अगर जिंदा है, धरती अगर ठीक है, धरती अगर फर्टाइल है, तो मनुष्य के चेहरे पे मुस्कान है, किसान के चेहरे पर मुस्कान है। खेती की जमीन में ह्यूमस की मात्रा कम है, धरती का जलस्तर कम हो गया है, जंगलों की कमी है, तितलियां, मधुमक्खियां और अन्य कीट खत्म हो रहे हैं। केचुआ नहीं, मेढक नहीं तो अच्छी खेती की उम्मीद भी ना के बराबर है। कृषि वैज्ञानिक विनोद कुमार सचान की नई तकनीक को अपनाना एकमात्र विकल्प बनता जा रहा है। किसान का बहुत सारा पैसा बाजार में जाएगा और लोग जो खाएंगे उससे स्वस्थ नहीं रह सकते। मिट्टी मर रही है, धरती माता मेरी करा रही है, बिलक रही है। भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव हो रहे हैं, जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक हैं। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ रहा है। विनोद कुमार सचान के टिप्स और सुझाव को अपनाकर किसान अपनी जमीन और धरती माता की कोख को उर्वरक बना रहे हैं। इससे देश के किसानों को ही लाभ होगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। केमिकल फ्री अनाज और सब्जी खाकर लोग स्वस्थ रहेंगे। पारंपरिक स्रोत की सहायता से खेती करेंगे तो उसमें कामयाबी की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो विनोद कुमार सचान जी, जिनके प्रयास को आपने बहुत संक्षेप में यहाँ पर देखा है, वो अब कृषि एक्सप्रेस में मेरे साथ बने रहेंगे। कई सवाल आपके जहन में होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारे सवाल यहाँ आज के कार्यक्रम में एड्रेस हो पाएं। विनोद कुमार सचान जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, साधुवाद आपको देता हूँ। ये जो प्रयास आप कर रहे हैं, इससे जागरूकता तमाम देश के किसानों में फैल रही है। पहला सवाल आपसे यही है कि आज मिट्टी की स्थिति क्या है? ये चिंता जो आपने जताई, इसको थोड़ा सा हमें बताएं कि देश में कई जगहों पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर करके आज मिट्टी की स्थिति क्या हो गई है और कैसे पता करें कि मिट्टी का वो जीवन चला गया। देखिए, जो मिट्टी हमारी जो
कृषि योग्य जमीनें हैं, भूमियां हैं जिस पे किसान खेती करता है, उसका 3 करेक्टर होते हैं, बायोलॉजिकल करेक्टर, फिजिकल करेक्टर और केमिकल करेक्टर, यानी जैविक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। हमने अधिक अन्न उत्पादन के लालच में या आलस में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, मैकेनाइजेशन को खेती में लॉन्च किया, फिर फसलों में कीट और बीमारियों को बचाव के लिए हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। तो पेस्टिसाइड के प्रयोग से जो सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर जो नाना प्रकार का जीवन था, छोटे छोटे जीव जंतु थे, वो सारे खत्म हो गए। ट्रैक्टर चला करके मैंने मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर दिया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नष्ट कर दी। ये जो जमीन हमारी है, इसमें बहुत सारे, ये एक ऐसी संरचना है कि बहुत सारे जीव जंतुओं के रहने की जगह होती है। जब 3-4 टन का ट्रैक्टर ऊपर से चलता है तो संरचना टूट जाती है, और जब संरचना टूट जाती है तो उसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के घर नष्ट हो जाते हैं। ऊपर से फिर मैं पेस्टिसाइड डालता हूँ, जो कुछ बच गया था तो पेस्टिसाइड डाल करके उसके जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो जमीन जिंदा है तो इंसान जिंदा है, और अगर जमीन को यूं ही हम लालच के कारण अधिक उत्पादन की चाह में मारते रहे, उसी का परिणाम है कि किसान की कृषि उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। और आज की तारीख में बेशक मेरे पास खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन जो खाद्यान्न है वो खाने योग्य तो नहीं है। मजबूरी में लोग खा रहे हैं, खाने के बाद बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों की शरण में जा रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि उन्नत खेती के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, या लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए सबको मिल करके एक प्रयास करना होगा कि हमारे देश की जो कृषि योग्य भूमियां हैं उनको कैसे हम फर्टाइल बना सकते हैं। यही सजान साहब, मेरे जहन में यही सवाल बार बार आता है। कृषि एक्सप्रेस के दौरान हमने तमाम किसानों से बातचीत की, खेती किसानी की बात करते हुए हम सभी एक्सपर्ट्स को देखते हैं, सरकार को इसके लिए चिंतित भी देखते हैं, योजनाएं बनाते भी देखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, जिस किस्म की खेती की आप बात करते हैं, उस पर अभी बहुत कम प्रतिशत है जब लोग हैं, और ज़्यादातर जो हैं आज भी वही जो हरित क्रांति के समय जो एक तरीका शुरू हुआ था, क्रांति शुरू, उसी पर निर्भरता ज़्यादा देखने को मिलती है। ये ट्रांजिशन चुनौतीपूर्ण है, असंभव तो नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल सा दिखाई देता है कि सब कुछ प्राकृतिक खेती पर कैसे आएगा। देखिए, है क्या कि देश के कुछ बुद्धिजीवी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मिट्टी को अच्छा होना चाहिए, और वो नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, और उनका विषय होता है कि हम कैसे प्राकृतिक संसाधनों को इम्प्रूव करें, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा के रखें। लेकिन इधर जो लोग, जिन लोगों ने किसानों के साथ बिजनेस करना शुरू किया है, वो चाहे फर्टिलाइजर वाले हों, पेस्टिसाइड वाले हों, मैकेनाइजेशन वाले हों, एक बहुत बड़ी लॉबी है। वो लॉबी ये नहीं चाहती कि किसान नेचुरल फार्मिंग की हकीकत को जाने, क्योंकि उनको पता है कि 50 साल से 70 साल से हम जो बिजनेस कर रहे थे, अगर किसान नेचुरल फार्मिंग की बात को हकीकत में समझ गया तो हमारे ये जो स्थापित धंधे हैं बंद हो जाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास हो रहा है कि लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरी ओर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ये कह करके उनको ऐसा बोलती है कि भाई ऐसा नहीं है, और बिना केमिकल के देखिए कि आज़ादी के बाद जो 1950-60 के दशक में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन की कमी थी, और ये केमिकल नहीं बढ़ाया है, मैकेनाइजेशन नहीं बढ़ाया है। मेरा मानना ऐसे लोगों से, ये नीतियों से भी निवेदन करता हूँ, बुद्धिजीवियों से भी, कि हम अपने देश की कृषि को 1950 से क्यों कंपेयर करते हैं। हम 17वीं शताब्दी में क्यों नहीं चले जाते कि मैं दुनिया भर को खाद्यान्न परोसता था। हम भोजन का, मतलब खाद्यान्न का निर्यात करके और सोना चांदी इकट्ठा करते थे। इस जमाने में देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब मेरे देश की कृषि संस्कृति जिंदा थी। मेरे फोर फादर खेती कैसे की जाती थी बहुत अच्छे से जानते थे। आज तो ढेर सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, ढेर सारे साइंटिस्ट हैं, तो मुझे जाने अनजाने कहीं से ऐसा लगता है कि हम लोग हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने अपने बिजनेस में तल्लीन हैं। और जब तक ऐसा हमारा स्वभाव रहेगा, नेचर, सोचने का तरीका, कि हम किसान की और प्राकृतिक संसाधनों की, भगवान की व्यवस्था को न सोच करके चंद पैसों के लालच में अगर फंसे रहेंगे तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। यद्यपि सजान साहब,
यद्यपि मैं कई ऐसे किसानों से बात कर चुका हूं जिन्होंने प्राकृतिक खेती के जरिए ये साबित किया है कि आप ज़्यादा अपने खाद्यान्न को बेहतर गुणवत्ता का, जो आपने एक चिंता जाहिर की, वो तो कोई सोचता ही नहीं है कि आप अगर खाद्यान्न उगा भी रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता वो नहीं है जो खाने योग्य हो, वो बीमारियों का घर भी हो सकती है, भयानक बीमारियों को लेकर आ सकती है। इसकी चिंता तो छोड़िए, दूसरा लोगों में एक मिथ कायम है कि अगर वो रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें तो शायद उनका उत्पाद जो है वो कम हो जाएगा, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। वो मिथ कैसे टूटे? देखिए, हमारा करीब 17 साल पुराना ये अनुभव है। 17 साल से मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। करीब करीब 2.5-3 लाख किसान मुझसे जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि जमीन की फर्टिलिटी को जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा, जैसे जमीन में 1% मिनिमम ह्यूमस होना चाहिए, 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए। आज वो जीवांश कार्बन घट करके 0.3 बचा है। तो 0.3 जीवांश कार्बन की जमीन में हम कहेंगे कि अगर मैं पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग लागू कर दूं, फर्टिलाइजर बंद कर दूं, तो निश्चित है कि उत्पादन गिरेगा। मैं दूसरी चीज कहता हूं, मैं कहता हूं कि प्राकृतिक खेती में मुझे सॉइल की फर्टिलिटी को रिच करना है, और रिच करने के लिए मैं अक्सर बोलता हूं खेत की मेड़ बना के वर्षा का पानी रोकना, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना, और जितना भी फसलों का अवशेष है वो खेत में वापस करना, और पशुपालन को खेती में सम्मिलित करना। मैं नेचुरल रिसोर्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसकी बात करता हूँ। नेचुरल रिसोर्स को इम्प्रूव करने की बात नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर बंद कर देंगे तो नो डाउट उत्पादन तो गिरेगा। तो किसान हमारे साथ बहुत सारे हैं, और उन्होंने तो जो पैदा उत्पादन था उन्होंने 10, 15, 20% बढ़ाया भी है। उत्पादन नेचुरल फार्मिंग की सही समझ आएगी तो देश का उत्पादन बढ़ेगा और गुणवत्ता युक्त उत्पादन आएगा। मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो वॉल्यूम भी घटेगा और क्वालिटी नहीं सुधरेगी। जी हाँ, हम तो कई किसानों को देख रहे हैं। डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी हैं जैसे उदाहरण के लिए, अब वो तो कई जगह अपने मॉडल को लेकर जा रहे हैं। वो उन्होंने बताया कि कैसे प्राकृतिक खेती के जरिए आप उत्पाद को भी बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता को भी आप बेहतर कर सकते हैं, और ऐसे कई किसान हैं, एक नहीं कई कहानियां हैं। सचान साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये सामने आती है कि अभी आदत की भी बात है। किसान इतना भोला होता है कि वो जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती हैं उनके पीछे पीछे चल देता है। यानी परंपरा को हम ऐसे मानते हैं कि इमीडिएट हमारे पहले की पीढ़ी कैसे काम कर रही थी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक दौर था, आप और पहले 17वीं सदी में चले जाइए, या कृषि प्रधान जो देश बना, सोने की चिड़िया बना, वो इसी मिट्टी की वजह से बना। हम उस पर क्यों नहीं जा रहे? मैं आपके एक्सप्लेनेशन को एक सवाल की तरह आपके सामने रखता हूं। आपको क्या वजह लगती है? आपने एक बिजनेस वाली बात बताई, आपने एक बताया कि लोगों का एक बड़ा नेक्सस कह लीजिए वो तैयार हो गया है और वो नहीं चाहते कि प्राकृतिक खेती की वजह से उनके अपने व्यवसाय पर, लेकिन इसके बावजूद सोच, अगर सब कुछ सकारात्मक है, सरकार भी यही चाहती है, लोगों में भी जागरूकता है, तो कहां पर इसके अलावा अड़चन आती है? देखिए, अड़चन ये है कि जैसे हमारे देश की, मैं आप ऐसा प्रश्न उठाए हैं कि मुझको बोलना पड़ रहा है। देश की नीतियां कुछ जाने अनजाने मजबूरी में या कैसे भी हो, हम जब आज भी फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की लाइसेंस बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी एक और हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। हमारा फर्टिलाइजर में इतना सारा सब्सिडी है, मैकेनाइजेशन में सब्सिडी है, लेकिन जो किसान हमारा देश का ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, जो फर्टिलाइजर नहीं ले रहा, जो किसान हमारा 1 हेक्टेयर जमीन में 0 फर्टिलाइजर दे रहा है, यानी कि वो देश की इकोनॉमी में कुछ सपोर्ट कर रहा है, उसको हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। और जो हमारी सॉइल को खराब कर रहा है, देश की इकोनॉमी को खराब कर रहा है, उसको मैं 1 हेक्टेयर किसान जो धान गेहूं की खेती करता है उसको 34,000 रुपए की सब्सिडी मैं फर्टिलाइजर में देता हूं। अगर एक किसान 34,000 रुपए सरकार की सब्सिडी ना ले, उसको सरकार क्या देगी? प्रश्न ये है। तो मैं चाहता हूं कि जब किसी को लाभ होगा ना थोड़ा सा, जैसे बहुत सारे किसान आज ऐसा है जो सोच रहे हैं कि अगर हमको 34,000, 30,000 जो मैं सरकार का फर्टिलाइजर में सब्सिडी लेता हूं, अगर सरकार उसमें से आधा भी हमको रिम्बर्स कर दे, वो किसान नेचुरल फार्मिंग में लौट सकता है। लेकिन इस दिशा में कहीं हमको लगता नहीं कि कोई सोच रहा है। बस एक ही अपील की जाती है कि किसान भाइयों, मिट्टी को बचाना है, स्वास्थ्य को सही करना है और नेचुरल फार्मिंग पर आना है।
तो एक सिंगल किसान जब इस ओर आता है तो फिर एक बार वो सोचता है कि यार मैंने ठेका लिया है क्या। ये ये आपने ठीक है बड़ी ना। गंभीर बात कही, बहुत ही गंभीर बात है कि अगर आपको आप अर्थनीति से इसको नहीं जोड़ेंगे, सब्सिडीज से इसको नहीं जोड़ेंगे, एनकरेज करने के बाद में उनको क्या मिलता है इस पर इमीडिएटली उनको कुछ नहीं बताएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये भी देख रहा हूं सचान साहब कि आजकल कई लोगों ने तो अपने अच्छे फार्म बनाए हैं और वहां पर वो केचुआ खाद का उत्पादन कर रहे हैं, केचुआ खाद कई किसानों को बेच रहे हैं, या इस तरह से प्राकृतिक खादों को बेचने की भी बात कही जा रही है। तो इस प्रयोग को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका पूरा मॉडल जो है वो तो ये है कि आप प्राकृतिक रिसोर्सेस को मेड़ लगाकर पशुपालन को, खुद अपनी मिट्टी को जिंदा करें। दूसरा, एक तरफ कई किसान भाई हैं जो सोचते हैं कि खाद को, ऑर्गेनिक खाद को हम खरीद लाएं तो उससे फायदा हो जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसे आपने अभी वर्मी कंपोस्टिंग की बात की, सत्य ये है कि हमने फील किया कि हमारे जमीनों में केंचुए होते थे। आज भी मैं पेस्टिसाइड डाल करके वो केंचुओं को नष्ट करने में लगा हूं। और ये तो एक, मैं तो ऐसे समझता हूँ, एक गुड्डी गुड़िया का खेल है। केंचुआ नेचुरल नेचुरल जब नेचुरल फार्मिंग की बात आती है तो मुझको हर बात पर नेचुरलिटी दिखनी चाहिए। केंचुआ नेचुरली खेत में जो अनडिकम्पोज मैटर है उसको खा करके ऑर्गेनिक मैनोर में बदलता रहता है। वो केंचुआ मैं आज भी मार रहा हूँ पेस्टिसाइड डाल के कि तुम्हारे खेत में निमेटोड्स नुकसान करता है, तुम्हारे खेत में दीमक नुकसान करती है। इधर मैं किसान से कहता हूँ कि एक ट्रेंच बनाइए, उसमें गोबर डालिए, उसमें केंचुआ डालिए और वर्मी कंपोस्ट बनाइए। क्या ये 14 करोड़ लोगों के लिए, देश के 14 करोड़ किसानों के लिए व्यवहारिक है? तो मैं ये कहता हूं कि केंचुआ का वर्मी कंपोस्ट, देखिए आप बायो केंचुआ को जो कुछ भी खिलाएंगे, जो केंचुआ को खिलाएंगे उसमें जितना न्यूट्रिशन था उतना ही तो केंचुआ निकालेगा। केंचुआ कोई न्यूट्रिशन निकालने की इंडस्ट्री तो नहीं है कि हमने भूसा डाला और उसने सब यूरिया निकाल दी, फास्फेट निकाल दी। उस भूसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर का जो कंपोनेंट था उतना ही बाहर आएगा। तो ये सब यही चीजें तो हैं जो किसानों को भ्रमित कर रही हैं। मैं कहता हूं खेत में ही वो केंचुआ आ जाए तो वो नेचुरल प्रोसेस होगा। एग्जैक्टली वर्मी कंपोस्ट नेचुरल फार्मिंग नहीं है। आपने मुझे आज ये बड़ी ज़रूरी जानकारी दी और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि वर्मी कंपोस्ट हो या केचुआ खाद या कोई भी ऑर्गेनिक खाद कहीं से खरीद लाएं और उसको डाल देंगे तो आप प्राकृतिक खेती करने लग गए या ऑर्गेनिक खेती करने। वो एक कदम हो सकता है, लेकिन जब तक आपका पूरा सिस्टम, पूरा आपकी खेती का इकोसिस्टम प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, तब तक वो नेचुरल फार्मिंग नहीं है, जैसा सचान साहब ने यहां पर कहा है। अब आप एक जीवामृत में, लगातार जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपके जीवामृत का कुछ कंपोजिशन भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। इसके विषय में थोड़ा सा बताएं, ये कितना फायदेमंद है और क्या सभी किसानों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या ये मरी हुई मिट्टी को भी जिंदा करने की ताकत रखता है? ठीक है, देखिए मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि सॉइल, जब मैं धरती माँ कहता हूँ, माँ का मतलब है जिंदा है। और वो जिंदा इसलिए है क्योंकि धरती के अंदर बहुत ढेर सारा जीवन है। धरती के नीचे की जो बायोडाइवर्सिटी बहुत विकराल है, उसमें लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। चींटी है, चींटा है, दीमक है, केंचुआ है, सांप है, बिच्छी है, ऐसा बहुत सारा कुछ है। अब पेस्टिसाइड डाल करके मैंने उस धरती में जितने प्रकार के माइक्रोब्स थे उनको मैंने नष्ट कर दिया। प्रश्न उठता है कि जमीन के अंदर कितने प्रकार के माइक्रोब्स थे जो मैंने मारे, तो आज तक किसी को नहीं पता। बस इतना तय है कि मर गया, जीवन मर गया। उसी को लेकर के तो ये जो बायो फर्टिलाइजर का विज्ञान है उसी को लेकर के है। मैं कहता हूं जब मुझे पता ही नहीं है कि कितने स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, हम तो 20-25 के नाम लेते। एक जमाना था सन 90 का जब केवल वैज्ञानिक लोग राइजोबियम जानते थे, तब भी ये 20-25 थे। और आज जमाना है कि हम 20-25 को जानते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये 2-2.5 लाख प्रकार के हो सकते हैं। तो जो जीवन मर गया वो जंगल में है जिंदा। तो मैं कहता हूँ किसानों को जिनके पास जंगल हैं आसपास 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या गांव के बाहर, तो उस जंगल में चूंकि पेस्टिसाइड नहीं है, वहां ट्रैक्टर नहीं चला है, वहां किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है, ऐसे रिच फॉरेस्ट एरिया की 2-4 किलो मिट्टी ला करके ड्रम में डाल लेना है। और अब उसमें जो माइक्रोब्स थे उनका प्रोपोगेशन करने के लिए उसमें गुड़ है, चीनी है, आटा है।
ऐसी कुछ चीजें डालनी, जैसे 200 लीटर जीवामृत बनाना, किसी को 200 लीटर जीवामृत 10 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त है। 200 लीटर जीवामृत के लिए 5 किलो आपको जंगल की मिट्टी चाहिए और 28 किलो 30 किलो चीनी, गुड़ और आटा का कंपोजिशन चाहिए। 2 महीने में रेडी हो जाएगा। 20 लीटर 1 एकड़ जमीन में अगर आप डाल देते हैं नमी की दशा में जुताई के पहले, तो धरती जिंदा होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर इन जीवाणुओं को चाहिए कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि जीवाणु है तो कुछ खाएंगे, तो हमको जो फसलों का अवशेष है वो धीरे धीरे खेत में वापस करने की प्रक्रिया हमको आ जाएगी। बरसात में कार्बन का लॉस होता है, पानी बरसता है और अगर मेड़ नहीं है, मेड़ से पानी बह के जाता है तो कार्बन का लॉस होता है। तो मैंने खेत की मेड़ बना ली, फसलों का अवशेष वहां लौटा दिया और ये जीवामृत जंगल की मिट्टी का जीवामृत बना करके खेत में दे दिया। 100% मेरी मिट्टी पहली साल ही 2 गुना खूबसूरत हो जाएगी, 100%। और डीएपी पोटास की रत्ती भर जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्रॉप को वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो पहली साल नाइट्रोजन तो खेत में नहीं बढ़ी, इसलिए नाइट्रोजन को 1 साल 2 साल 3 साल तक एज पर रिक्वायरमेंट हम थोड़ा थोड़ा देंगे। से चीजें हम बंद कर देंगे। सॉइल बोर्न डिजीज, जो मिट्टी जनित बीमारियां फसलों में सब्जियों में लगती हैं, 70% बीमारियां मृदा जनित हैं। अगर ये माइक्रोब्स जो है जमीन में मैं इनॉकुलेट कर देता हूं, तो मेरी गारंटी है 70% बीमारियां सब्जी की, फलों की खत्म हो जाती है। अब केमिकल मेरा बच गया, मिट्टी अच्छी हो गई। अगर ये अभ्यास मैंने रेगुलर अपना लिया तो 2 साल 3 साल 4 साल में मैं बिल्कुल केमिकल फ्री फार्मिंग कर सकता हूं और यील्ड भी नहीं घटेगी। कितने किसान जुड़ गए सर आपसे अभी तक? आप ये मानिए कि हमारा जो अपना YouTube चैनल है उसके द्वारा जो मेरा असेसमेंट है, करीब करीब 3-3.5 लाख किसान मेरे इस विधि को अपना रहे हैं। यही नहीं, मेरे किसान कुछ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी हैं जो बेचारे यहाँ आ नहीं सकते, मुझसे मिल नहीं सकते, मेरा जीवामृत नहीं ले जा सकते, वो भी जंगल से मिट्टी ला करके इस काम को कर रहे हैं। तो ये जीवामृत, हाँ, ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। चलते चलते अब कुछ एक फास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। जीवामृत क्या तैयार भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और वो कितनी तादाद में बन रहा है, कितने किसानों तक पहुंच के लिए आप बना पा रहे हैं या आपके सहयोगी बना पा रहे हैं? देखिए, हमारे पास जीवामृत का इतना बड़ा स्टोर है कि अगर अभी कम से कम ये मानिए कि 1800-1900 लोग हमारे उत्तर प्रदेश के बाहरी इलाकों से झांसी आकर के जीवामृत ले जा करके गए हैं, और जो जीवामृत हमसे ले गए वो इतने अच्छे लोग हैं कि वो अपने इलाके में इसको बांट रहे हैं। पहले हमसे ले गए मदर कल्चर, फिर अपने घर में उन्होंने प्रोपोगेट किया, अपनी खेती में यूज किया। इसके बाद अगर आस पड़ोस का कोई किसान उनसे मांगता है तो दे देते हैं। हमको भी बहुत सारे लोग फोन करके, आज ही 4-5 फोन आए कि सर आपको जयपुर में कहाँ चाहिए, तो राजस्थान में जो लोग ले गए हैं मैं उनका नाम पता बता देता हूँ, उनसे प्राप्त कर लेते हैं। इतने सज्जन लोग हैं किसानों में कि मैं उनको निःशुल्क देता हूँ, वो भी निःशुल्क ही देते, क्योंकि उसमें कोई बहुत खर्चा नहीं आता। एक मैंने बोला 200 लीटर जीवामृत बनाने में अगर हमारी 25-30 किलो चीनी खर्च हुई तो 1400 रुपए का खर्चा है, और 1400 रुपए की चीनी से बना हुआ जीवामृत हम 100 लोगों में बांट सकते, तो 100 लोगों का खेत ठीक हो गया। रुपए कितने लगे? केवल 1400। तो किसान इतने अच्छे हैं कि वो निःशुल्क देते हैं लोगों को। इतना अच्छा काम हो रहा है सजान साहब। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी। मैं कहता हूं कि हर कुछ इलाके देश के ऐसे हैं जहां फॉरेस्ट नहीं है, अदरवाइज कोई भी किसान अपने गांव से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अगर चलता है तो उसको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया मिल जाता है जी। वहां तक जाना है, वहां से नमी युक्त मिट्टी 2 किलो 5 किलो लानी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला इसमें मेरी कोई आर्ट नहीं है, ना मेरी कोई टेक्नोलॉजी है, मैं इतना ही है कि मैंने केवल ईश्वरीय माया को ये समझा कि ये भगवान की माया है और यही माया है जो हमको जिंदा करती है। तो सिंपल वे मैं कहता हूँ, ना कुछ बेचना है, ना किसी को खरीदना है। किसान जंगल जाएगा, मिट्टी लाएगा, ड्रम में डालेगा, गुड़ डाल देगा, पानी भर देगा, तो 2 महीने में तैयार हो जाएगा। तो वो जीवाणु जो मैंने मारे हैं वो फिर से हमारी जमीन में इनॉकुलेट हो जाएंगे। सिंपल सा, जैसे आपके घर में जामन नहीं है, दूध है, दही जमाना है, तो क्या करेंगे?
बाजार जाएंगे 2 किलोमीटर दूर और 2 रुपए का सिर्फ जामुन ले आएंगे, दही जम जाएगा। बस इतनी सी कहानी। मैं समझ गया आपकी बात को। अब मेरे ज़हन में सवाल, हालांकि ना इस पर आपका कोई वश है ना मेरा वश है, ना आपके जितने फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनका वश है, फिर भी जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि सरकारों को, एजेंसीज को इसको बढ़ावा देने के लिए आपको भी एनकरेज करना चाहिए और अन्य ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसकी पहुंच बनानी चाहिए? वो मैंने आपको प्रारंभ में एक बात बोली कि लोग जो है ना, आज हर व्यक्ति हाउ टू अर्न मनी, चाहे जिस सिस्टम में लोग बैठा हो, हर आदमी को एक ही चीज लगती है कि सिस्टम वो होना चाहिए जिसमें कुछ अर्थ आना चाहिए। हम जो नेचुरल फार्मिंग का सिस्टम बता रहे हैं उसमें किसी को लाभ होने वाला नहीं। हाँ, देश का किसान को लाभ होगा, लोग बीमार नहीं होंगे, हमारी धरती माता को लाभ होने वाला है, हमारी जेब में करोड़ों नहीं आने वाले। तो प्रश्न ये है कि जब लोग पैसे का लालच छोड़ देते हैं, और हमारे बुजुर्ग कह गए लालच बुरी बला, क्योंकि लालच माइंड में इतना ज्यादा घुस गया है, इसलिए हमारी जैसी बात को कौन इनकरेज करेगा, उनका पूरा अहित हो जाएगा, ऐसा लोग मानते होंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे साथ तो कारवां जुड़ता चला जा रहा है और एक दिन आएगा कि लोग इस बात को समझेंगे और आगे आएंगे। हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ते कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे सोच रहा है। हमारी सोच ये है कि किसी बुद्धिजीवी ने हमारे ही देश से कहा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। मुझे मालूम है मैं मरूंगा और मेरी आने वाली संतानों को यहाँ जिंदा रहना है, तो इतनी तो समझ हर व्यक्ति में होनी चाहिए कि अपनी संतानों के लिए भी कुछ छोड़ के जाना है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ लूट के चला जाऊंगा। दूसरी बात एक और है कि आज इंसान भगवान से लड़ रहा है। जमीन से संघर्ष, जल से संघर्ष, जंगल से संघर्ष। हम अपना आदमी लड़ रहा था तब तक ठीक था। आज तो ये पूरी दुनिया जो है भगवान से ताल ठोक के लड़ रही है, तो भगवान से आप कैसे जीत पाएंगे? मेरा मानना है भगवान की व्यवस्था के साथ चलना। क्या सुंदर बात कही। मैं चाह रहा था ये चर्चा चलती रहे और इतने सवाल मन में आ गए बात होते होते, लेकिन सचान साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी तरह हम कोशिश करेंगे। आपकी अपनी फॉलोइंग है, वहाँ पर तो लोग देख ही रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहे। आपने बड़े काम की बात बहुत संक्षिप्त समय में बताई, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके अच्छे कार्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। तो कृषि एक्सप्रेस में आज विनोद कुमार सचान, जो जाने माने कृषि वैज्ञानिक है, आपने उनसे जाना कि किस तरह से वो अन्य लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये यहाँ पर सिर्फ अन्य किसानों की बात नहीं है, यहाँ पर बात है उस धरती माँ की, उस मिट्टी की, जो कि जिसकी कोख जो है वो उसके लिए कार्य करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि धीरे धीरे रासायनिक खादों को डालकर हमने उसे ख़त्म कर दिया है और फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमें अनाज देती रहे। जाहिर तौर पर अनाज की गुणवत्ता गिरती चली जाएगी, उत्पादकता कम होती चली जाएगी। ऐसे में ये सही समय है जब प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती को सही मायनों में समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए कई तरीके हैं, जो आजमाए हुए तरीके हैं, जिनके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए मेहमान से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।